हेलो फ्रेंड्स, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर नंबर 7 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कमांड्स। यूनिक्स में सबसे पहले जब प्रॉम्प्ट आ जाता है तो इस प्रॉम्प्ट पर हम सीधे सीधे डायरेक्ट कमांड लिख करके कुछ काम कर सकते हैं। सबसे पहला कमांड है हु। ये सारे स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे, लोअर केस लेटर में होंगे, अपर केस की तो बात ही नहीं है, अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा है। हु कहने का मतलब जब हम किसी टर्मिनल से लॉगिन करते हैं किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में तो हमें नहीं पता कि उसमें और कितने टर्मिनल एक्टिव है। तो ये एक्चुअल में शो ऑल द टर्मिनल अवेलेबल ऑन द वर्किंग स्पेस। जहाँ पर हम लॉगिन कर रहे हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में और कितने यूजर उस पर्टिकुलर टाइम में एक्टिव हैं, उन सब का लिस्ट बताएगा हु में टर्मिनल नंबर, टर्मिनल का नेम आएगा, टर्मिनल का नंबर आएगा, डेट आएगा, टाइम आएगा, कब उन्होंने लॉगिन किया है, तो ये सारा डिटेल आएगा। लेकिन यदि आप कमांड हु एम आई लिखते हैं तो उन टर्मिनल का इंफॉर्मेशन देगा। तो आप सेल में किसी भी एडिटर में चले जाएं, अगर लाइनेक्स में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर VI एडिटर मिल जाएगा आपको आसानी से। एडिटर के टर्मिनल पर जाएं और टर्मिनल में इस कमांड को डायरेक्ट आप रन करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरह का आउटपुट मिलता है। अब जिस प्रॉम्प्ट पर हम हैं, अगर हम जैसे डॉस में हम लोग काम करते थे DIR डायरेक्टरी डिस्प्ले करने के लिए, यहाँ पर कमांड है LS लिस्ट। अब लिस्ट कमांड में क्या हो गया, show all the files and directory। सारे लिस्ट आप करके देख सकते हैं कि वहाँ पर कितने फाइल और डायरेक्टरी बने हुए हैं। और उसको कॉलम वाइज दे करना है तो शो ऑल द डायरेक्टरी कॉलम वाइज। उसके लिए LC कमांड है। LF है। LF में क्या होगा, ये डिस्प्ले तो करेगा लेकिन डिस्प्ले करने के साथ साथ ये एग्जीक्यूटेबल फाइल, मान लेते हैं अगर कोई ABC फाइल है तो यहाँ पर स्टार लगा देगा तो आप समझ लीजिए कि एग्जीक्यूटेबल फाइल है। नॉर्मल फाइल है तो कुछ भी नहीं करेगा। अगर कोई सब डायरेक्टरी है तो सब डायरेक्टरी के पीछे स्लैश लगाएगा, मतलब ये सिंबल या स्लैश सिंबल के साथ आपकी लिस्टिंग करेगा LF। तो लिस्ट आप 3 तरीके से देख सकते हैं, टोटल फाइल एंड डायरेक्टरी की लिस्टिंग कर सकते हैं, कॉलम वाइज लिस्टिंग कर सकते हैं। इसमें कॉलम वाइज जो डायरेक्टरी देखते हैं इसमें डिटेल नहीं आएगा, इसमें सारा डिटेल आ जाएगा। और इसमें आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल, सब डायरेक्टरी और जनरल फाइल, ये तीनों को इंडिकेट करेगा। तो ये व्यवस्था है लिस्ट की। इसके बाद PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। मान लेते हैं आप रूट से किसी ABC पाथ के अंदर CXY डायरेक्टरी के अंदर हैं, तो इस जगह पर है तो डॉलर सिंबल तो यहाँ डिस्प्ले होगा। तो जब आप यहाँ पर PW देंगे तो ये आपको लिस्ट दिखाएगा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आपका क्या है, किस डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हैं। ये अगर देखना चाहते हैं आप तो आपके पास कमांड है PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। जब आप किसी पोजीशन पर है टर्मिनल पर, आप कोई डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं तो आपके पास कमांड है MKDIR मेक डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का नाम दे दें, डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगा। अगर डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो RMDIR रिमूव डायरेक्टरी, DIR नेम, उस डायरेक्टरी का नाम दे दीजिए। डायरेक्टरी के अंदर के फाइल को भी डिलीट कर देगा, एज वेल एज डायरेक्टरी भी रिमूव कर देगा। लेकिन रिमूव करने के पहले ये आपको क्वेश्चन भेजेगा, इन्फॉर्मेशन भेजेगा, आपसे कंफर्म हो जाएगा। कंफर्मेशन मैसेज आया,
उसके बाद आप ओके करेंगे तो वो डिलीट कर देगा। तो इस तरह से छोटे छोटे कमांड हैं जिन कमांड की आवश्यकता पड़ेगी और इस कमांड को आप यूज कर सकते हैं अपने टर्मिनल पर यूनिक्स या लाइनक्स की कंसोल में। इसके अलावे अगर हम बात करें और भी कुछ कमांड हैं, जैसे सीपी कॉपी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डॉस में हम सीधे कॉपी लिखते थे, यहाँ पर सीपी लिखेंगे तो हो जाएगा। सीपी के बाद आरएम कॉपी ए फाइल, रिमूव ए फाइल, इसके बाद कमांड है आपका mv मूव यहाँ पर देखिएगा रीनेम के लिए इस्तेमाल होता है, ये ध्यान में रखिएगा। रीनेम ए फाइल, किसी फाइल को दूसरे नाम से अगर रिमूव करना हो तो एक्चुअल में रीनेम हमने कर दिया, एक फाइल को मूव करेंगे तो किसी दूसरे नाम से उसको चेंज कर देगा, तो इसको बोलते हैं mv एक्चुअल में ये कमांड ज़्यादातर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि mv कमांड इज यूज्ड फॉर तो रीनेम ए फाइल, ये ध्यान में रखिएगा। REN जो डॉस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह पर यहाँ पर mv का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कैट टू क्रिएट ए फाइल, अब डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हमने कमांड देखा। अभी हम बात कर रहे हैं कैट टू क्रिएट न्यू फाइल, या फिर टच का भी इस्तेमाल होता है, TOUCH। अब यहाँ पर फाइल नेम देंगे, तो टू क्रिएट न्यू फाइल, तो न्यू फाइल हम कैट या टच के कमांड के सहयोग से क्रिएट कर सकते हैं, जो आसानी से आप करके ज़रा सा प्रैक्टिकली देखेंगे। आप सबसे पहले अगर स्टैंड अलोन है तो उसमें डुअल बूट में आप लाइनक्स इंस्टॉल कर लें। यूबंटू सबसे आसान है, यूबंटू आप सर्च कर लें इस पर, और आपको अगर लैब में होंगे तो लैब में तो मिल ही जाएगा, वहाँ तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आप आज के डेट में कोई भी हार्डवेयर शॉप से जा कर के आप यूबंटू इंस्टॉल करवा सकते हैं। पेन ड्राइव में भी अब तो डायरेक्ट बूट का भी ऑप्शन है, वर्चुअल मोड में भी बूट हो जाता है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स और लाइनक्स में यही तो बेसिक डिफरेंस है। आप उसको पेन ड्राइव में रखें, पेन ड्राइव से ऑन करें, वर्चुअली वो टर्मिनल भी क्रिएट कर देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्रिएट कर देगा, उसमें काम करें और फिर उसको शट डाउन करके बाहर आ जाएं। आपका सिस्टम में वो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और आसानी से आप काम कर पाएंगे। तो ये सब कुछ कमांड्स हैं। इसके बाद एक बात और ध्यान में रखनी है कि जैसे हमने बात की लिस्ट ए फाइल, तो जब भी कोई फाइल आप क्रिएट करते हैं, मान लेते हैं एक फ़ाइल हमने बनाया ASD, ये हमारे लिए एक फ़ाइल है। इस फाइल को हमने क्रिएट किया, तो इस फाइल को जब क्रिएट करते हैं तो इसमें परमिशन की बात होती है। सबसे पहले ओनर, इसके बाद ग्रुप और उसके बाद जनरल यूजर। ये जनरल यूजर है जो इस फाइल को इस्तेमाल करेंगे। हम जानते हैं कि हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो हम ओनर हैं, हम जो चाहें परमिशन की बात दे सकते हैं। इसके बाद अगर हम किसी ग्रुप के मेंबर हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हाँ मल्टी यूजर में ग्रुप भी बनाए जाते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो अगर आप ग्रुप के मेंबर हैं तो ग्रुप को भी परमिशन दिया जाता है। और इसके बाद यूजर जो जनरल यूजर है उनको भी परमिशन हम देते हैं।
तो यहाँ पर ओनर, ग्रुप और यूजर के लेवल पर सिक्योरिटी फिक्स की जाती है इस फाइल के ऊपर, और इस फाइल के प्रोटेक्शन के लिए हम 3 लेवल की प्रोटेक्शन रखते हैं। पहला रीड, दूसरा राइट और तीसरा एग्जीक्यूट। इसको शॉर्ट में RWX इस तरह से लिखा जाता है। अब जरा गौर से आप देखें कि अगर हम बात करें इसके परमिशन की बात, तो हमारा फाइल है ASD। इसका परमिशन अगर ओनर के लिए हम देंगे तो हम वो तीनों परमिशन सेट करना पड़ेगा, मतलब RWX ये हो गया ओनर के लिए। इसके बाद अगर ग्रुप का मेंबर है तो ग्रुप के लिए भी परमिशन देंगे RWX, और जनरल यूजर के लिए भी हम RWX की बात करेंगे। तो आप समझ लीजिए कि इस तरह से किसी भी फाइल में परमिशन प्रोवाइड किया जाता है। और कोई भी परमिशन अगर डिजिटल मैनर में हम देंगे तो या तो हम परमिट करेंगे या नहीं करेंगे। मतलब अगर मान लेते हैं एग्जीक्यूट परमिशन हमको देना है यूजर को, तो यूजर को अगर परमिशन देना है तो हम करेंगे 1, नहीं देना है तो 0। राइट परमिशन अगर यूजर को देना है तो 1 नहीं तो 0। रीड का परमिशन देना है तो 1 या 0। मतलब कायदे से अगर हम देखें तो ये पूरा परमिशन यूजर का 0 to 7 के बीच वेरी करेगा, डेसिमल वैल्यू अगर हम बात करें तो। और ये परमिशन हम लगातार बदल भी सकते हैं। मतलब हम इसमें से कोई भी परमिशन इस जनरल यूजर को नहीं देना चाहते हैं तो तीनों 0 रखेंगे। अगर हम चाहते हैं कि ठीक है ये दोनों परमिशन तो नहीं देंगे लेकिन हम एग्जीक्यूशन का परमिशन देंगे तो 1 करना होगा। हम चाहें तो राइट परमिशन दे, एग्जीक्यूशन का ना दे। हम चाहें तो राइट एग्जीक्यूट दोनों परमिशन दे। हम चाहें तो सिर्फ रीड का परमिशन दे, ये दोनों परमिशन ना दे। हम चाहें तो रीड और राइट परमिशन दे, एग्जीक्यूट का ना दे। या हम चाहें तो तीनों ही परमिशन दे दे। बात समझ में आ रही है? ये तो यूजर के लिए होगा। ग्रुप के लिए भी ऐसा हम कर सकते हैं, ऑनर के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। किया जा सकता है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि अगर सारा परमिशन अपने फाइल को, ओनर को, ग्रुप को, यूजर को सारे परमिशन हम इनेबल कर दें, बिल्कुल पब्लिक फाइल बनाए हैं, कोई कुछ भी कर सकता है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, तो हमको परमिशन क्या देना होगा? डेसिमल में हम लिखें तो 777 ये मैक्सिमम परमिशन है, कोई रेस्ट्रिक्शन हमने नहीं लगाया। अगर फुल रेस्ट्रिक्शन हम लगाएं तो 000 और इन्हीं के बीच ये वैरी करेगा परमिशन। जब हम फाइल की लॉन्ग लिस्टिंग देखते हैं, मतलब अगर हम फाइल की लिस्ट डॉलर प्रॉम्प्ट में LS से करें और यहाँ पर L कर दें तो ये लॉन्ग लिस्टिंग में हमको पहले दिखाएगा परमिशन, परमिशन के बाद टर्मिनल नेम, टर्मिनल के बाद डेट, टाइम और फाइल नेम। मतलब जब हम लॉन्ग लिस्टिंग करेंगे अपने फाइल की तो ये सारे इंफॉर्मेशन हमको डिस्प्ले हो जाएंगे और इस डिस्प्ले के आधार पर हम आसानी से देख सकते हैं कि हमारे फाइल का क्या स्टेटस है, किस टाइम में वो खोला गया, फाइल का नाम क्या है, किस टाइम में उसको ओपन किया गया है, किस डेट को क्रिएट किया गया है, वो किस टर्मिनल के द्वारा क्रिएट किया गया, उस फाइल के ऊपर ओनर, ग्रुप और यूजर का क्या परमिशन है। ये बात समझ में आ गई? इसके साथ एक बात और है कि फाइल जो है इसके साथ और भी बहुत सारे, ये फाइल हम तो जानते हैं कि यूनिक्स फाइल हो, डायरेक्टरी हो, टर्मिनल हो, सबके लिए फाइल शब्द ही यहाँ इस्तेमाल होता है। डायरेक्टरी तो हम अपनी सुविधा के लिए कह रहे हैं, या डायरेक्टरी की लिस्टिंग हम कर देंगे
डायरेक्टरी भी एक फाइल ही है जो फाइल का मेटा डेटा रखता है। मतलब आइनोड टेबल उनके पास होंगे, फाइल का कंटेंट्स नहीं होगा, लेकिन फाइल से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन तो उनके पास होंगे डायरेक्टरी के पास। तो इस तरह से किसी फाइल के परमिशन की बात होगी। जब आप लॉन्ग लिस्टिंग करेंगे तो फाइल अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अब जरा सा देखने की कोशिश हम करें कि फाइल का टाइप क्या होगा। जब हम फाइल की बात करते हैं तो फाइल टाइप, और टाइप का नोटेशन क्या होता है और उसकी मीनिंग। इसको जरा हम लिख लें तो फिर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर फाइल टाइप की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर सिंपल डैश है तो ऑर्डिनरी फाइल है, अगर डी लगा हुआ है तो डायरेक्टरी फाइल होगा, सी होगा तो कैरेक्टर स्पेशल फाइल होगा, बी से ब्लॉक स्पेशल फाइल होगा, एल से सिंबॉलिक लिंक जुड़ा होगा कहीं, एस से सेमाफर, पी से नेम्ड फाइल, और एम मीन्स शेयर्ड मेमोरी फाइल। शेयर्ड मेमोरी फाइल कहने का मतलब है कि दो या दो से अधिक फाइल किसी कॉमन मेमोरी को अगर शेयर कर रहे हैं तो उसके लिए हम शेयर्ड मेमोरी फाइल बनाते हैं। खास करके जब प्रोग्राम हम बनाते हैं तो एक से अधिक यूजर किसी एक पर्टिकुलर मेमोरी को शेयर करते हैं, कॉमन होता है। सेमाफर का उसमें इस्तेमाल करते हैं, ऑपरेटिंग सेमाफर के लेक्चर में आप देख लेंगे। प्रोसेस जब शेयर करता है किसी कॉमन रिसोर्स को तो उसके लिए हम शेयर्ड मेमोरी फाइल बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले जब लिस्ट करेंगे तो फाइल टाइप ही आएगा, ये बात ध्यान में रखेंगे। टाइप, देन उसका परमिशन, परमिशन के बाद उसका टर्मिनल, टर्मिनल के बाद यूजर, अगर ग्रुप बना है तो ग्रुप, उसका डेट, उसका टाइम, और देन फाइल नेम। ये सारी लिस्टिंग आपको दिख जाएगी और इस आधार पर आप छोटे छोटे कमांड को देंगे। कमांड दे करके उस कमांड को आप आसानी से रन कर पाएंगे। हम आशा रखते हैं कि इससे यूनिक्स या लाइनक्स के सेल प्रोग्रामिंग की शुरुआत है। सेल प्रोग्रामिंग में आप काम कर सकते हैं और अपने सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्ट कमांड है जिनका इस्तेमाल आप करें, बार बार करें, देखें, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आता है, तो फिर आप हमको मैसेज भेजें, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, आपको बताएंगे। वैसे हम आशा रखते हैं कि इतना के बाद आप प्रॉम्प्ट पर काम करने की स्थिति में होंगे। और ये यूनिक्स का सेल बड़ा पावरफुल होता है, इसमें सीधे सीधे प्रोग्राम किया जा सकता है। और कैसे प्रोग्राम करेंगे, जनरल कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे। वैसे आप इस तरह से छोटे छोटे कमांड और बुक को पढ़ के आप आसानी से टर्मिनल पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, 2-4-10 दिन समय दीजिए, एक एक कमांड को आप रन कीजिए, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं होता है कि एक बार आपने रन करके देख लिया तो हो गया, वो 2-4 दिन बाद आप भूल जाएंगे। कमांड को बार बार प्रैक्टिस करें ताकि भविष्य में आपको अगर यूनिक्स के फील्ड में जाना हो, लाइनक्स इन्वायरमेंट में काम करना हो, तो इस कमांड के थ्रू आप आसानी से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकें, प्रोग्राम इवन बना सकते हैं, उसमें डिबगिंग का काम कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, विशेष मिलते हैं फिर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।